नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। तानाशाह को सबसे बड़ा डर यही होता है कि लोग उससे डरना बंद ना कर दें। मोदी और शाह साहब को भी यही डर है कि कोई अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर ऐसा माहौल ना खड़ा हो जाए कि दुकान बंद हो जाए। सोनिया गांधी की किताब नहीं छपने देंगे, राहुल गांधी के भाषणों पर रोक लगा देंगे, रैलियों पर रोक लगा देंगे। सरकार इतना डरती क्यों है? दैनिक भास्कर के राजनीतिक संपादक केपी मलिक से मैंने विस्तार से बातचीत की है, लेके चलता हूं उनके पास। बहुत अच्छा वीडियो है, पूरा सुनिएगा। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है केपी मलिक साहब, हार्दिक अभिनंदन आपका। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। आभार आपका भी, दर्शकों का भी आभार। आज आपकी शर्ट थोड़ी दिख गई है, जबरदस्त शर्ट आपने जामुन कलर की पहनी है, तो लग रहा है शुगर कई लोगों की दूर करेंगे आप जी। अपनी अपनी शुगर बढ़ी हुई है, सरकार पीछे पड़ जाती है, ये जांच वो जांच, सांस लेने नहीं देती। एक बताइए, एक पिक्चर आई थी, अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है? मैं दूसरी बात कर रहा हूँ कि साहब को डर क्यों लगता है। अगर सोनिया गांधी ने एक किताब लिख दी, ये देश में हो क्या गया है? किसी ने कोई किताब लिख दी, किसी ने कोई पिक्चर बना दी, किसी ने कोई गीत लिख दिया। सरकार को इतना डर क्यों लगता है? सोनिया गांधी की एक किताब आ जाती तो कौन सा भूचाल आ जाता। थल सेना अध्यक्ष की एक खबर किताब आ जाती तो कौन सा भूचाल मच जाता। ये सरकार इतना अभिव्यक्ति की आजादी से डरती क्यों है? इसको क्या खौफ है कि लोग पढ़ लिख जाएंगे, जान जाएंगे, समझ जाएंगे, पोल खुल जाएगी? और किताबों पर प्रतिबंध लगाने से क्या सच छुप जाता है? क्या लगता है मलिक साहब? संजय जी देखिए, शिक्षा से, पढ़ाई लिखाई से, एग्जाम से, सवाल पूछने से इनको एलर्जी है। और कोई अगर किताब लिखने की, किताब पढ़ने की, सवाल पूछने की बात करेगा तो फिर इनको परेशानी होती है, क्योंकि खुद तो पढ़े लिखे हैं नहीं है। तो ये चाहते हैं कि अंधभक्तों की भीड़ बने इसी तरह। इसीलिए आप देखेंगे कि 10-12 साल में कोई भी शैक्षणिक संस्थाएं, कोई बड़े इंस्टीट्यूट बने हो तो आप बताइए। भाई आप ये देखिए कि अब तो इन्होंने सोनिया गांधी को भी दिमागी नक्सल की कैटेगरी में डाल दिया है कि दिमागी नक्सल है, ये किताब में जरूर इसने गड़बड़ लिखा होगा। उसका कहना यह है कि भाई साहब हमने तो अपना ये लिखा कि देखिए, एक लड़की जो विदेश में थी, विदेश से शादी करके यहाँ आई राजीव गांधी के साथ, राजीव गांधी कितने अच्छे व्यक्ति थे, फिर मैं भारत आई और इतने बड़े घर में मेरी शादी हुई, उनकी माँ प्रधानमंत्री थी, तो मेरे कितने अनुभव हैं। और फिर मैंने उनकी मृत्यु देखी, फिर मैंने अपने पति के शरीर के चीथड़े उड़े हुए देखे। तो वो जो स्मरण की चीजें हैं, वो सारी ये बताना चाहती थी। फिर किस प्रकार से राजनीति से दूर रही, फिर वापस किस प्रकार से राजनीति में आई। और 2004 में जो कई लोगों के मन में सवाल है कि जब इनको मौका मिला प्रधानमंत्री बनने का, तो इन्होंने क्यों वो जो है पद ठुकरा दिया और अपनी पार्टी के एक बहुत सज्जन व्यक्ति, अर्थशास्त्री और बहुत बढ़िया व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया, जो 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे और उन्होंने देश का अभिमान और स्वाभिमान भी बढ़ाया। और इन्हीं लोगों ने उन्हीं उसी व्यक्ति के बारे में क्या-क्या इल्जाम लगाए थे और क्या-क्या कहा था कि बाथरूम में वो तो रेनकोट पहन के नहाते हैं। किस प्रकार की टिप्पणी की थी। एक टिप्पणी थोड़ी है उनके ऊपर, 1000 टिप्पणी। कोई उनको मौन मोहन कहता था, मौन रहते हैं, बोलते नहीं है। तो वो व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया, तो अपना सारा स्मरण सोनिया गांधी उस किताब में लिखना चाहती थी। हो सकता है पिछले 10 साल का भी कुछ वर्णन कहीं कर देती, तो उससे ये लोग डर गए। तो फिर पेंगुइन जो है उसको वापस, बर्फ से निकला था वो पेंगुइन, इधर आ रहा था, उसको वापस बर्फ में भेज दिया पेंगुइन को। तो पेंगुइन ने हाथ खड़े कर दिए। पेंगुइन ने कहा भाई हमारे बस का नहीं, उधर गर्मी बहुत है, क्योंकि यहाँ गर्मी ना निकाल दी जाए हमारी। तो इसलिए पेंगुइन ने किताब छापने से मना कर दिया। क्योंकि संजय जी लड़ाई क्या है आज देश में, जो लड़ाई चल रही है, और आप ईमानदारी से सोचिए, चाहे अमेरिका में संघ प्रमुख मोहन भागवत का विरोध हो रहा हो, चाहे देश में अमित शाह का विरोध हो रहा हो, चाहे मोदी जी का विरोध हो रहा हो, चाहे उसी विरोध में धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया हो, किस बात पे दिया है? जो लोग विरोध में खड़े हैं उनको क्या मंत्री, संतरी, विधायक, सांसद बनना है क्या? वो शिक्षा ही तो मांग रहे हैं। असली लड़ाई शिक्षा की तो है। वो यही तो कह रहे हैं भाई हमें शिक्षा, हमारा अधिकार है, हमें शिक्षा लेने दीजिए, हमारी शिक्षा की व्यवस्था कीजिए, हमारे एग्जाम ठीक से लीजिए, हमारी परीक्षाएं ठीक से लीजिए, हमारे परिणाम घोषित ईमानदारी से करिए। वही तो लड़ाई है, और क्या लड़ाई है?
ये तो चाहते नहीं है कि भाई ईमानदारी से ये चीजें हों, क्योंकि ईमानदारी से होंगे फिर ये संजय शर्मा और केपी मलिक बनेंगे और रोज सवाल पूछेंगे। वो पूछेंगे कि चाइना ने जमीन दबा ली है, वो हमारी आंखें कहाँ चली गई लाल वाली। अमेरिका ने जो है हमारे उस पर प्रतिबंध लगा दिए हैं, क्यों लगा दिए हैं, तो सवाल पूछेंगे। अंधभक्त थोड़े सवाल पूछते हैं, वो तो जय श्री राम बोल देते हैं जैसे उनको आप बोलोगे। श्री राम पे भी इन्होंने अपना जो है कब्जा कर लिया है, क्योंकि हम तो राम राम बोलते थे, इन्होंने श्री लगा दिया और अपना ट्रेडमार्क ले लिया इन्होंने। अब इनका आधिपत्य और इनका अधिकार हो गया उस पर। और वो अधिकार कैसा हुआ अयोध्या में, वो तो चंपत राय जी बताते ही आपको कितना बढ़िया उन्होंने किया है। तो सारी घूम फिर के कहानी शिक्षा पे आती है। और कोई भी शिक्षित व्यक्ति जो है, कोई भी विद्वान व्यक्ति जो है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, आपसे सवाल पूछता है, आपसे किसी नीति के बारे में पूछता है, आपसे ये पूछता है कि आप देश के लिए क्या कर रहे हैं, अपनी रणनीति बताइए, तो तब इनको खराब लगता है। फिर या तो ये पुलिस का सहारा लेते हैं, या पैलेट गन का सहारा लेते हैं, या लाठी में कील लगवाते हैं, या कोई दूसरा अपना एफआईआर का सहारा लेते हैं। ये तो आजकल 4 साल के बच्चों को, 6 साल के बच्चों को नहीं छोड़ रहे हैं। 56 इंच का सीना है ना, तो 50 उसमें से निकाल देंगे तो 6 बचेंगे। तो 6 का पहाड़ा भी भयंकर है। 6 साल के बच्चे के कैसे घबराई हुई है सरकार बिहार में, उसके तो विजुअल आपने देखे ही होंगे। तो ये डरने वाली सरकार है। और डरता कौन है, डरता क्यों है, उसके तमाम कारण है, वो आप जानते ही। मलिक साहब, एक बड़ी बढ़िया बात है, बड़ा बढ़िया कमेंट एक मित्र ने कहा। उन्होंने कहा कि एक प्रधानमंत्री थे जो मौन रहते थे, जो बोलते ही नहीं थे। एक प्रधानमंत्री हैं जो चुप ही नहीं होते, जो बोलते ही रहते हैं। अब इन दोनों की तुलना करो कि एक प्रधानमंत्री था जो बोलता नहीं था, लेकिन पूरी दुनिया में जब अर्थव्यवस्था लड़खड़ाई, पूरी दुनिया तबाही के कगार पे थी, तो वो व्यक्ति देश को बचा के ले गया। इतिहास गवाह है, इतिहास के पन्नों में दर्ज है। और एक हमारे प्रधानमंत्री हैं जो इतनी लंबी फेंकते हैं, प्लान करते हैं कि 40 साल बाद देश ऐसा होगा। प्रधानमंत्री जी कितना भी वो कौन सी वाली दवा खाते हैं, कौन सी गोली खाते हैं, वो बहुत महंगा वाला फल आता है, नाम भूल गया मैं, कितना भी फल खा लें, लंबी उम्र हो उनकी, हमेशा हेल्थ रहे, लेकिन 40 साल तो नहीं जिएंगे वो भी। मैं खुद नहीं जीऊंगा 40 साल, तो प्रधानमंत्री तो मुझसे कहीं बड़े हैं। अब लेकिन मैं अगर ये प्लानिंग करूं कि 4 PM 40 साल बाद मैं ऐसा ले आऊंगा, इसलिए आप मुझे भरोसा करके मेरी व्यूअरशिप बढ़ाए रखिए। ये तो फर्जी कहानी होगी ना, जब आपको अपना भरोसा नहीं। मैं तो एक बड़ी बढ़िया कहावत है कि कल का भरोसा नहीं, लोग साल भर का चार डाल लेते हैं, जिंदगी भर का तो कल का तो भरोसा नहीं होता है। और प्रधानमंत्री जी 40 साल बाद, आपको याद होगा 2014 में जब सरकार बनी थी तो कई करोड़ रुपया बजट रखा था बुलेट ट्रेन का, बुलेट ट्रेन चलेगी। गोदी मीडिया के एंकर यहाँ डांस कर रहे थे कि बुलेट ट्रेन चल गई, बुलेट ट्रेन चल गई। 13 साल हो गए। केपी वाली साहब, क्या बुलेट ट्रेन पे चढ़े, आप बैठे, कहीं सवारी करी, मेरठ टू दिल्ली, दिल्ली टू मेरठ, कहाँ है बुलेट ट्रेन, क्या लगता है आपको? संजय जी देखिए, हमारे तो दिल्ली में जो मेट्रो की शुरुआत हुई थी वो शीला दीक्षित के समय हुई थी, लेकिन आपने तार छेड़ दिया तो मैं थोड़ा पीछे भी चला जाता हूं उसमें। ये 94 की बात है। 94 में मदन लाल खुराना दिल्ली के सीएम बने थे, और वो कुछ दिनों के बाद अपना एक मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल लेके, जैसे बाबा आजकल जापान वगैरह कई बार घूमने चले जाते हैं, तो खुराना जी कोरिया गए थे। और वो कोरिया 4-6 दिन घूम घाम के अपना बढ़िया ऐश एंजॉय करके आ गए। और उन्होंने आते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करी दिल्ली में। हम तो तब बहुत शुरुआती दौर में थे बिल्कुल। तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद में उन्होंने कहा कि देखिए, ये जो रिंग रोड के बीच में आप लाइटें देख रहे हैं, खंभों पे जो लाइटें लगी हुई हैं, इस तरह के बड़े पोल बनेंगे और उनके ऊपर ट्रेन चलेगी। तो कई एक सीनियर जर्नलिस्ट थे, हमारे गुरुजी थे, उन्होंने कहा खुराना जी देखिए, आप कोरिया घूम आए, मौज मस्ती कराए, अब आप जो है ये जुमलेबाजी मत करिए। यहाँ क्या ये संभव है कि ये जो बिजली के खंभे खड़े हुए हैं, इन पे लाइट लगी हुई है और इनके ऊपर ट्रेन चलेगी, क्यों मजाक कर रहे हैं? लेकिन सपना खुराना ने देखा था, इलाहाबाद के थे खुराना जी भी, और सपना उन्होंने देखा, और उसके बाद में उस योजना को क्रियान्वयन करने में शीला दीक्षित ने बहुत आगे तक उस चीज को पहुंचाया। और आज खाली दिल्ली में ही नहीं, भारत के तमाम राज्यों में मेट्रो आप देख रहे हैं, वो सपना वहीं से शुरू हुआ था। कांग्रेस में चाहे मनमोहन सिंह हो,
और चाहे दूसरे लोग हों, उन्होंने उसको बढ़ाने का काम किया था। वाजपेयी जी भी कुछ दिन रहे, उन्होंने भी सहयोग किया था, लेकिन और वही चीजें चल रही, वो चाहे आप दिल्ली में देखें, चाहे लखनऊ में देखें, चाहे जयपुर में देखें, चाहे किसी भी शहर में देखें। जो आप हाई स्पीड ट्रेन की बात कर रहे हैं, वो तो बड़ोदरा से मुंबई के बीच में चलने की बात हुई थी, तो वो तो चल भी रही होगी, तो वो तो गुजराती लोगों के लिए चल रही होगी वहां मुंबई में, हमने तो यहाँ तक नहीं। अब आप मुंबई में रहते हैं, आप एक दिन थोड़ा चश्मा वश्मा पहन के घूम आइए, रिकॉर्डिंग वाला चश्मा भी आता है ना आजकल, तो एआई वाला, जो यहाँ जंतर मंतर में पुलिस वालों ने पहना था, जो लाइव टेलीकास्ट कर देता है, ऐसा पहन के एक दिन घूम आइए, स्पीड में दिख जाए कहीं, क्योंकि हमें यहाँ से तो दिखती रही, कहीं खबर तो आ नहीं रही है उसकी। तो इसलिए ये सब, ये देखिए, आप खाली स्पीड ट्रेन की बात संजय जी कर रहे हैं, स्मार्ट सिटी का क्या हुआ, स्वच्छ भारत अभियान का क्या हुआ? एक चीज थोड़ी है। आपकी जो यूनिवर्सिटी बन रही थी, आपको याद है कि हजारों करोड़ की यूनिवर्सिटी कागजों पर बन गई थी, स्मृति ईरानी जब एचआरडी मिनिस्टर थी, और बजट सब पास हो गया था उसका, और जब पता चला, देखा हो तो कहीं है ही नहीं यूनिवर्सिटी, सिर्फ कागजों पर बनी हुई है। ऐसी ऐसी कागजी यूनिवर्सिटी बना दी थी इन्होंने। तो ये तो सपना दिखाते हैं, सचमुच थोड़ी बनाते हैं। बनाने को तो इन्होंने राम मंदिर बनाया है, और राम मंदिर का क्या हाल हुआ है बनते ही, वो आपके सामने है। तो ट्रेन हो, यूनिवर्सिटी हो, कोई संस्थान हो, कोई उपग्रह बनाने वाला संस्थान हो, कोई नहीं दिखेगा, सबके बजट काट दिए गए। जब सेना का बजट आप काट सकते हैं, किसानों का बजट काट सकते हैं, तो आप आम आदमी को क्या देंगे? आप स्कूलों का बजट काट सकते हैं। संजय जी, आपको पता है 2-3 दिन से उत्तर प्रदेश में खबरें आ रही हैं, और हमें तो ये शर्म आने लगी है अब कि हम हिंदू हैं, या हम हिंदू 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 की बात करते हैं। गौ माता को खुलेआम काटा जा रहा है संजय, खुलेआम। और जो ठेकेदार बन रहे थे गौ माता के, वो कुछ नहीं कर पा रहे, दलाली कर रहे हैं, दलाली। तथ्य है हमारे पास इस बात के, क्या करें लेकिन। और इनके खुद के एमएलए कह चुके हैं, हमारे तो जो एमएलए है लोनी के, जो दिल्ली और यूपी के बॉर्डर का विधायक है, वो चीख चीख के कह रहा है कि 50,000 गायें डेली कटती हैं। कुर्ता फाड़ लिया उसने अपना कि मैं नया कुर्ता नहीं पहनूंगा जब तक मोदी जी मिलेंगे नहीं और इस समस्या का समाधान नहीं करेंगे। कोई उसका नहीं, सुनवाई नहीं, उसने कुर्ता पहनना ही पड़ा। कब तक नंगा रहे बेचारा, ठंड गर्मी बरसात सब चल रहा है, तो आखिरकार कुर्ता पहनना ही पड़ा उसको। तो ये तो बेशर्मों की सरकार है, यहाँ कुछ भी कह दीजिए आप अभी अटके पड़े हैं स्पीड ट्रेन पे। यहाँ तो उसमें गंगा में इतना पानी बह चुका है, स्वच्छ गंगा अभियान भी तो लाए थे ये, उसका क्या हुआ? माँ गंगा ने भी तो बुलाया था इनको, उसका क्या हुआ? वो जीडी अग्रवाल मर गए भूख हड़ताल करके। किसके लिए मांग रहे थे? वो पेंशन के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, या वो टिकट मांग रहे थे भारतीय जनता पार्टी का जीडी अग्रवाल? वो तो ये कह रहे थे कि गंगा माँ को बुलाया है, गंगा माँ ने आपको बुलाया है, तो इसकी सफाई करिए। करोड़ों का बजट भी आया था। अविरल की धारा गंगा की, अविरल निर्मल धारा बहे, स्वच्छ धारा बहे, और माँ गंगा को हम मुक्त करा के रहेंगे, खूब नारे लगे। आज देखो क्या हुआ। आज आप देख लीजिए, जो बनारस यूनिवर्सिटी है, वहां का जो अस्पताल है, 3-3 फीट पानी खड़ा हुआ वहां पे। परेशान है लोग, अस्पताल में पानी भरा हुआ है, सोचिए आप, बनारस में। बाकी का छोड़ दीजिए आप। तो ये जो स्थितियां बनी हुई हैं तमाम, आप देख रहे हैं कि जो नए हाईवे बने हैं, सड़कें बनी हैं, उसमें गड्ढे हो रहे हैं। हमारे गुड़गांव में सोचिए, गुड़गांव कितना बड़ा सिटी है, वहां की अभी इतना 200 करोड़ का फ्लैट बिका है संजय जी, 200 करोड़ का एक फ्लैट बिका है, और वहां सड़क में इतना बड़ा गड्ढा हो गया कि पूरा ट्रक सवार। अभी अभी मैं बताऊं आपको, जहाँ पे फ्लैट बिका है उसके पीछे शायद सेक्टर 27 है। वहाँ के कुछ लोगों ने मुझे बताया, मैंने ट्वीट भी किया, कि सेक्टर 27 में पीने का पानी नहीं आ रहा। जो टैंकर वाले हैं वो 5-5 हज़ार रुपये टैंकर में पानी सप्लाई कर रहे हैं। गुड़गांव का हाल है, जहाँ 200 करोड़ का फ्लैट बिक रहा है, बहुत बड़े-बड़े वादे बयाने होते हैं, वहाँ पीने का पानी नहीं मिल रहा है गुड़गांव में। बाकी तो हरियाणा में, बाकी जगह छोड़ दीजिए। तो क्या करें कि जब गंगा पीने का पानी नहीं है तो गौमूत्र पी के काम चलाएँ। क्या करेंगे, इनके सपनों के वादों की एक पोटली बनाएँ, पुड़िया बनाएँ, उसको खा लें कि आज मोदी जी की पुड़िया ने पानी की आपूर्ति पूरी कर दी। कितना खराब सीन कर दिया गुड़गांव का। मलिक साहब सोचा नहीं था कभी कि गुड़गांव में ये हाल हो जाएगा। सेक्टर 27 में कम से कम 10 लोगों ने मुझे बताया है कि वहाँ पानी पीने का आते ही नहीं है, इतना पौष है। वहीं 15-10 दिन तक पानी नहीं आ रहा, लोग परेशान है, बेहाल है। ये गुड़गांव का हाल है। कैसी खराब सरकार है हरियाणा में। संजय जी देखिए, उसमें क्या है, कई सारी चीजें हैं, उसका कारण है बड़ा। एक तो वो पहाड़ी एरिया है, अरावली की पहाड़ियों का क्षेत्र है गुड़गांव।
और गुड़गांव में उसको प्लानिंग के साथ शुरू से ही नहीं बनाया गया, उसको जिस तरह से उसकी प्लानिंग होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। उसके बाद वहाँ पे मल्टी स्टोरी फ्लैट्स बने हुए हैं, जनता बहुत ज्यादा हो गई है, पानी की किल्लत वहाँ बहुत शुरू से ही है और अब तो व्यापक हो गई है पानी की समस्या। लेकिन जो पानी माफिया है, जमीन माफिया है, सारे माफिया वहीं बैठे हुए हैं और सरकार को तो पैसा चाहिए। बिल्डर माफिया भी तो है वहां, संजय जी। आपको पता है कि गुड़गांव इतना महंगा क्यों है और दिल्ली इतनी सस्ती क्यों है? आज आपको अंदर की बात बताता हूँ कि गुड़गांव में और नोएडा में फ्लैट महंगे हैं, जो एक यूपी में आता है, एक हरियाणा में आता है, और दिल्ली में जगह सस्ती है और दिल्ली को डेवलप नहीं कर रहे हैं, गुड़गांव को और नोएडा को डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर बिल्डर लॉबी जो है, वो बिल्डर लॉबी उसको डेवलप नहीं होने दे रही है दिल्ली को। मास्टर प्लान तो होगी हुई है। कांग्रेस के जमाने से भी पहले मास्टर प्लान की चर्चा हुई थी, जब भारतीय जनता पार्टी के ही जगमोहन शहरी विकास मंत्री थे, जिन्होंने बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई थी वाजपेयी की गवर्नमेंट में, और उन्हीं दौरान मास्टर प्लान की चर्चा हुई थी। बाद में कमलनाथ ने उसको आगे बढ़ाने की बात कही, लेकिन वो मामला मास्टर प्लान का आगे नहीं बढ़ रहा है। बिल्डर माफिया उसको किसी भी कीमत पर नहीं होने दे रहा है। जिस सत्ता की भी सरकार बनती है, जिस पार्टी की भी सत्ता आती है, वो उनको पैसा देके, उनके पार्टी फंड में देके उनको सेट कर लेते हैं। अधिकारियों को पैसा जाता है, नेताओं को पैसा जाता है। अगर मास्टर प्लान लागू हो जाए तो गुड़गांव का कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं रहेगा। दिल्ली में ही आपको हर जगह फ्लैट मिल जाएंगे, दिल्ली में बहुत जगह है, लेकिन मास्टर प्लान नहीं बनने दिया जा रहा है और उसी का नतीजा है कि वहां पे हर बार जाम लगता है, हर बार पानी भरता है, पीने का पानी मिलता नहीं है, गलियां जगह है नहीं निकलने की, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था है नहीं, फ्लैट के अलावा कोई व्यवस्था नहीं है संजय जी। क्योंकि वहाँ पे कई सारी विदेशी कंपनियां हैं, कई सारी दूसरे देशों की कंपनियां वहाँ पे बड़ी बड़ी हैं, इसलिए वहाँ पे सबसे अधिक लोग जॉब करने आते हैं। मल्टीनेशनल कंपनियां हैं और सबको अच्छा पैसा मिलता है, बैंक से लोन लेके सबने जो है महंगे महंगे फ्लैट खरीदे, इसलिए गुड़गांव इतना महंगा है और गुड़गांव में कुछ नहीं है। हमारे जैसे आदमी जो 40 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, अगर हमें कोई फ्री में भी देने लगे नोएडा में और गुड़गांव में, हम नहीं जाएंगे। हमने कहा ठीक है, दिल्ली में पूरा, ये स्थिति है। और ये भयंकर स्थिति वहां गुड़गांव में हो चुकी है और अभी धीरे धीरे वही स्थिति नोएडा में होगी और नोएडा में दूसरी स्थिति भी होगी। ये पहाड़ी एरिया है गुड़गांव और वो बिल्कुल दलदल में, और लेवी जिसको बोलते हैं वो दो नदियों के बीच की जगह है, जिसमें पूरा नोएडा फंसा हुआ है, क्योंकि बहुत दिनों से बाढ़ यमुना में आई नहीं है। वो एक तरफ हिंडन नदी है, एक तरफ यमुना नदी है, और उस पे आपने उसको इलीगल तरीके से फंसा दिया। अगर कभी नेपाल जैसी घटना यहाँ पे हो जाए तो बहुत बड़ी त्रासदी समझनी होगी। तो ये तो भ्रष्टाचार व्याप्त है, भ्रष्टाचार में आप कुछ भी कर लीजिए, तो भ्रष्टाचार चल रहा है, तो ये गुड़गांव का भ्रष्टाचार है। आप सोचिए पानी माफिया के कितने मजे आ रहे हैं, रोज टैंकर आ रहे हैं और जितने टैंकर निकलते हैं उसी डीएलएफ का, सत्य जी हमारे घर के पास डीएलएफ की एक सोसाइटी बनी है और उसमें 35 मंजिले फ्लैट हैं, वहां भी पानी नहीं है। और पंजाबी बाग से जल बोर्ड के यहाँ से 2 टैंकर की परमिशन है डेली देने की, 2 टैंकर के पैसे उनको देते हैं, लेकिन यहाँ से 20 टैंकर डेली निकलते हैं। सबको रिश्वत जाती है, चाहे वो शीला दीक्षित की सरकार हो, चाहे वो केजरीवाल की सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, सरकारें बदल जाती है, सिस्टम वही चल रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मलिक जी, स्थिति यही है, देश की स्थिति यही है, विदेश की भी ठीक नहीं है। मोहन भागवत का अमेरिका में विरोध हो रहा है। अमेरिका के लोग कह रहे हैं ट्रम्प से कि इनका वीजा ही कैंसिल कर दो। बेचारे भागवत यहाँ तो 20-25 ब्लैक कैट कमांडो के संग चलते हैं। बड़ा रुतबा है, ऐसा लगता है किसी कोई कैबिनेट मिनिस्टर चल रहा हो। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि मोहन भागवत का इस देश में इतना बड़ा क्या योगदान है, उनको 20-20 कमांडो दे रखे हैं। योगी जी ने जो लिस्ट जारी की उसमें ब्लड प्रूफ जैकेट भी उनका नाम नहीं है, वरना होता है कि योगी जी की ब्लड प्रूफ जैकेट एक उनको भी मिल जाती। लेकिन ये मोहन भागवत तो सिर मुड़ाते ओले पड़े। ये बेचारे अमेरिका क्या गए, संघ का पूरा कच्चा चिट्ठा लोग सामने रखने लगे। संघ ने कैसे अंग्रेजों की मुखबरी करी, कैसे नफरत का कारोबार किया, इनके आनुवांशिक संगठन जो है जितने हिंदू मुसलमान करते रहते हैं, सारी सारी जन्मपत्री सामने आने लगी। मोहन भागवत ने क्या सोचा होगा कि अमेरिका जाना इतना भारी पड़ जाएगा। हमारे विश्वगुरु तो घूमते रहते हैं पूरी दुनिया में, जाने कौन कौन से देने पिंचू विंचू टाइप के वहाँ के राष्ट्राध्यक्षों से सम्मान लेते रहते हैं। नाम भी नहीं सुना था हमने, तो ईमानदारी से इतने कम पढ़े लिखे हैं हम, लेकिन वहाँ सम्मान लेते रहते हैं। और हमारे मोहन भागवत बेचारे फंस गए। भागवत जी का क्या हाल होगा अमेरिका में, मतलब किरकिरी करा के लौटेंगे या ऐसे ही लौटाएंगे?
देखिए संजय जी, कल मोहन भागवत जी का, कल क्या है वो हमारे यहाँ रात हो गई है, वहां दिन शुरू हो गया, तो आज उनका कार्यक्रम है 29 तारीख को। और कई दर्जन जो संगठन है वो विरोध कर रहे हैं इस बात का। और वो तो आपने भी स्टेटमेंट सुना होगा, जो मेयर हैं न्यूयॉर्क के ममनानी साहब, उन्होंने कहा कि देखिए मैं विरोध करता हूं, लेकिन ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है कि मैं उनका कार्यक्रम ही रद्द कर दूं, और मैं अगर पावर में होता तो मैं तो कार्यक्रम ही रद्द कर देता। इस स्तर पे उनका विरोध हो रहा है। विरोध का कारण क्या है, ये हो क्या रहा है, कौन सा संगठन है वहां पे इनको बुला रहा है, क्यों बुला रहा है, क्या रीजन है, तमाम तरह की चीजें हैं। और ये पहली बार ही क्यों हुआ है, मुझे याद नहीं आता कि इससे पहले कभी कोई इस लेवल पे जाके, छोटे मोटे विरोध प्रदर्शन कभी हुए हैं, लेकिन इतने बड़े लेवल पे जाके कभी मोहन भागवत का, आरएसएस का या संघ का विरोध हुआ हो, मुझे याद नहीं आता। क्योंकि जिस प्रकार से आप भारत में देख रहे हैं, लगातार छात्र सड़कों पे हैं, एससी एसटी की बात चल रही है, आप आदिवासियों को तंग कर रहे हैं, उनकी जमीनें छीन रहे हैं, उनकी सारी चीजें छीन रहे हैं, तो ये जो संगठन है सब जगह नजर बनाए रखते हैं। और जिस प्रकार से आप दिमागी नक्सल और दूसरी चीजें लेके जहर घोलने का काम कर रहे हैं, वो उससे वो लोग भी अछूते नहीं है, क्योंकि उनमें भी बहुत सारे इंडियन हैं, बहुत सारे लोग हैं जो चीजों को समझते हैं। तो विरोध इस स्तर पे आ गया है, और उनको पता चल गई है सच्चाई कि इनका मकसद क्या है। कहने के लिए तो आप हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं जब इलेक्शन होता है, कि सारे हिंदू एक हो जाओ, एक रहोगे, एक रहोगे तो बचोगे, नहीं तो कटोगे, ठीक है जी। और वैसे आप जो है, जब हिंदू की बात आती है तो फिर उसमें दलित, पिछड़े, अगड़े अलग कर देते हो, एससी अलग कर देते हो, आदिवासी अलग कर देते हो। तो इसकी लड़ाई भी कई लोगों के दिमाग में आ गई है। विरोध कई सारी चीजों पे है, अभी और ये चीजें छन के आएंगी कि असली विरोध क्यों है और क्यों मोहन भागवत जी वहां गए हैं। ऐसी सिचुएशन में भी मोहन भागवत जी को जाना पड़ा, इसके पीछे ऐसा क्या रहस्य है, ये संजय जी फिलहाल तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन पता लग जाएगा। आपने देखा होगा एक बड़ी खबर वहां के लंदन के फाइनेंशियल टाइम्स ने छाप दी है, आज इंडिया में उसकी बड़ी चर्चा हुई, हालांकि हमने तो कल ही उस पर काफी चर्चा कर ली थी कि बाबा का सोटा जो है दिल्ली की तरफ आने को तैयार है। वो खूब चर्चा आज दिन भर चली है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि उसी नीति पे चलते हुए दिल्ली आप पहुंचिए, मोहन भागवत जी का विरोध होता रहेगा। अभी तो हमारे आज महामानव जी गए हैं वहां, हालांकि मुझे नहीं लगता इतना बड़ा विरोध हो पाएगा, क्योंकि बहुत छोटे छोटे दो देश हैं। असली खेल तब होगा जब भारत में ब्रिक्स का सम्मेलन होगा, और चाइना के राष्ट्रपति आते हैं कि नहीं आते ये अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन उसमें पुतिन आ रहे हैं, उसमें ईरान के लोग आ रहे हैं। उसमें क्या होगा, क्या भारत में भी कुछ विरोध प्रदर्शन होंगे आरएसएस के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ? क्या उसमें भी जो है कॉकरोच पार्टी और कुत्ता पार्टी उतरेंगे? क्योंकि कल मैंने जिक्र किया था ना आपको कि अभी कॉकरोच अकेला नहीं रहा है, उसके साथ सहयोगी जुड़ने लगे हैं, कुत्ता पार्टी भी एक आ गई है, तो कुत्ते भी आगे भौं भौं करेंगे। अभी तो कॉकरोच जो है डरा रहा था लोगों को। तो ये सिचुएशन देश में बन गई है कि शिक्षा आप दे नहीं पा रहे हैं, और नए नए जो है आप कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं कि ये कॉकरोच पार्टी है और ये कुत्ता पार्टी। देश किधर जा रहा है संजय जी? ये मुद्दे भटकाने के लिए, महंगाई भटकाने के लिए, आप जो देख रहे हैं जो महंगाई चल रही है, चीनी महंगी, प्याज महंगा, एक एक चीज महंगी होने वाली है। अभी त्योहारों का सीजन शुरू हो गया, तो आप इतनी आसानी से बचेंगे नहीं किसी चीज से। इससे ध्यान बटाने के लिए आपको नए नए हथकंडे दिए जाएंगे, नई नई चीजें जाएंगी। चीनी महंगी हो जाए, प्याज महंगा हो जाए, आपको राशन ना मिले, लेकिन वंदे मातरम आपको बोलना है। कुछ भी हो, वंदे मातरम। ठीक जी। बात है, बिल्कुल ये स्थिति, यही स्थिति लग रही है, यही स्थिति होती जाएगी। बहुत-बहुत शुक्रिया मलिक साहब, थैंक यू। तो ये थी केपी मलिक जी, कैसी लगी बातचीत? भागवत ने वाक़ई में नहीं सोचा होगा कि संघ की ऐसी धुलाई हो जाएगी। संघ के चरित्र की ऐसी चर्चा हो जाएगी, होनी भी चाहिए। इस देश में हिंदू मुसलमान के खिलाफ नफ़रत का माहौल बना के कोई मौज कैसे काट सकता है? मैं सही कह रहा हूँ या गलत, कमेंट करके बताइएगा। शुक्रिया, थैंक यू।